महंगाई की एक के बाद एक बार आम आदमी झेल रहा है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। विपक्ष अपनी राजनीति करने में जुटा है। अगर वो सड़क पर उतरता है तो भी तकलीफ आम आदमी को ही झेलनी पड़ती है। इस सब के बीच हमने देखा कि ये सब कुछ तब हुआ जब 5 राज्यों में कांग्रेस को लोगों ने जिताकर भेजा। सवाल ये है कि अब गलती सुधारी नहीं जा सकती क्योंकि भारत में हर 2 महीने बाद चुनाव तो जाहिर हो नहीं सकते। कौन क्या करे, सवाल कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था पर भी है और समाधान ढूंढने की ज़रूरत ऐसी समस्या के प्रति भी है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं है कि ये महंगाई सरकारी है क्योंकि नीति और आंकड़े यही कहते हैं। शुरू करते हैं, ये महंगाई सरकारी है। नमस्कार, जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कौशिक। शुरू करें, यह महंगाई सरकारी है। उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भट्टा पारसौल मामले में बीएसपी का कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप, कहा शनाब आरोप लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक मसले पर राष्ट्रपति से मिले सीएम येदियुरप्पा, बीजेपी विधायकों ने की राष्ट्रपति के सामने परेड, राज्यपाल पर हमले तेज। ठाणे में मिला भारत का मोस्ट वांटेड, भारत को सौंपी गई भगौड़ों की लिस्ट में था नाम, सरकार ने दिए जांच के आदेश। मुंबई हमलों के मामले में पाकिस्तान को अमेरिका ने और घेरा, आतंकियों को आईएसआई की मदद के बारे में उठाया सवाल। और परिणय सूत्र में बंधे मुक्केबाज विजेंद्र, दिल्ली की अर्चना संग लिए 7 फेरी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज बने गवाह। तो शुरू करते हैं, ये महंगाई सरकारी है। जाहिर है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये कहने की हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई वो है जिसे सरकार ने जनता को तोहफे के तौर पर दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अर्थशास्त्री नेगी साहब, हमारे साथ असफर फरीदी साहब भी मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकी भी राय बेहद महत्वपूर्ण है इस मसले पर। और हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं, दिनेश शर्मा साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका जी। तो शुरू करते हैं, ये महंगाई सरकारी है, लेकिन इस सब के बीच ये समझना भी जरूरी है कि आखिर जनता के ऊपर मार किस तरह की है। अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो आपकी जेब पर असर कितना पड़ेगा। अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो इसके और क्या असर देखने को मिल सकते हैं। देखना यह भी जरूरी है कि इस सब के बीच आम आदमी कहां ठहरता है, उसकी जेब पर बोझ कितना पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। महंगाई से किस कदर पिस रहा है आम आदमी, ये दर्द सरकार को महसूस ही नहीं होता। सरकार एक के बाद एक महंगाई का बोझ आम आदमी पर डालती ही जा रही है और आम आदमी उसे सहने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी जेब पर हालिया महंगाई का, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगे हो चुके पेट्रोल की। मान लीजिए आप हर रोज 50 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं, मतलब महीने में आपकी बाइक 1500 किलोमीटर चल जाती है। तो पेट्रोल कितना लगा, चलिए 50 की औसत मानकर 50 से भाग कर देते हैं, यानी महीने में आपकी बाइक को 30 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। अब हर लीटर पर अगर 5 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े तो महीने में आपको पूरे 150 रुपए का चूना लगने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि गाड़ी चलाने वालों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मान लीजिए आप महीने में 1500 किलोमीटर अपनी बाइक से नहीं बल्कि गाड़ी से चलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महीने करीब 100 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी गाड़ी औसतन हर लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। हालांकि राजधानी की सड़कों पर यह औसत मिलना गनीमत ही होती है। पर चलिए अगर आपको हर महीने 100 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ा तो सीधे आपकी जेब पर 500 रुपए का डाका पड़ने वाला है। अब बात दूध की कर लेते हैं। अगर हर महीने आपके परिवार में 2.5 किलो दूध लिया जाता है तो हर लीटर पर 2 रुपए बढ़ने का मतलब यह है कि आपको हर रोज 5 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, यानी महीने के 150 रुपए ज्यादा। चलिए बात महंगाई की उस मार की भी कर लेते हैं जो आपके सिर पर पड़ने को तैयार है, यानी रसोई गैस की।
मतलब हर गैस सिलेंडर पर 40 रुपए ज्यादा खर्च होने तय हैं। यानी महीने की तनख्वाह पर एक और मार। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, पसीने तो आपके तब निकल जाएंगे जब तनख्वाह पर हमला ऐसा होगा जिससे आपको सरोकार है ही नहीं। यानी डीजल के दाम बढ़ना, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ते ही आपका राशन, साबुन, शैम्पू, कपड़े, जूते, कोल्ड ड्रिंक, शरबत सब कुछ महंगा हो जाएगा। और ये महंगाई आपकी कमर तोड़ कर रख देगी। अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो वो आंकड़ा जो कुछ देर पहले 400 के करीब पहुंचा था, वो 1000 के पार कैसे चला जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब ये सोचिए कि अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रुपए महीना है और वो अचानक सिकुड़कर 14,000 हो जाए, और वो भी ऐसे कि आप चुपचाप सहने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? लेकिन लोकतंत्र की विडंबना तो ये है कि इसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले लोगों को मेहनतकश मजदूर के पसीने की कीमत का एहसास होता ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन संदेश। चुपचाप सहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती, ये जनता की स्थिति है। लेकिन जनता करे तो क्या करे? इस तमाम विषय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं विवेक नेगी साहब, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वेल इंडिया कंपनी से सीनियर रिसर्चर हैं, और हमारे साथ अफसर फरीदी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता दिनेश शर्मा जी। सीधा दिनेश शर्मा जी से जुड़ते हैं। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सत्ता जब कोई घाव देती है तो जनता की नजरें जाती हैं विपक्ष पर। विपक्ष क्या करे? क्या बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है जिसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप में जितना विरोध हुआ है अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, लेकिन मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानता हूं। आम जनता का ये मुद्दा है और पूरे देश के साथ में एक धोखा है। 24 घंटे नहीं बीते चुनाव परिणाम आने के, और 24 घंटे के अंदर आपने एकदम से 5 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आप क्या जनता को इसीलिए तेल कंपनियों को रोके रखे थे कि जैसे ही हमारा चुनाव खत्म हो जाएगा उसी तरीके से आप तुरंत उसकी घोषणा कर दें? एक तरफ तेल कंपनियों को कहते हैं आपकी सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं, इन पे हमारा जोर नहीं है। फिर अगर जोर नहीं तो चुनाव के पहले आपने दाम अगर बढ़ाए होते तो आप उसका फल भी जनता देती। लेकिन ये जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा आपने किया। आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, फर्जी आंकड़े देते हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा कोष भर गया है, उसमें आप विदेश से अनुदान लेते हैं, कर्जा लेते हैं, आप अनिवासी भारतीय से आप जो है अनुदान प्राप्त करते हैं, और फर्जी आंकड़ों के तौर पे आप जो है मुद्रा कोष को भरा हुआ दिखा के कहते हैं विकास दर बढ़ गई। देश में हो क्या रहा है? मंत्री अपने मंत्रिमंडल का काम नहीं कर रहा है। आज कृषि मंत्री को देश की कृषि को देखना चाहिए, खाद्य पदार्थ के दाम ना बढ़े, सिंचाई नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन कृषि मंत्री कृषि नहीं क्रिकेट देख रहा है। आईपीएल में कैसे स्पॉन्सरशिप बढ़ जाए उसके लिए देख रहा है। बिल्कुल आपकी बात जायज है, और ये सब बातें समझ में आने वाली है। सरकार का कहीं ना कहीं ये बड़ा फेल्योर है, और आर्थिक मामलों पर ये फेल्योर समझा जा सकता है। शर्मा जी, आपकी बात हम तक पहुंच रही है, हम सुन रहे हैं आपकी बात को, लेकिन सवाल सबसे अहम ये है, हम आपकी बात मानते हैं कि अगर विरोध थोड़ा बहुत जो कुछ भी हुआ है वो किया है तो बीजेपी नहीं किया है। सबसे पहला रिएक्शन भी इसके विरोध में अगर आया तो लेफ्ट का भी नहीं बल्कि बीजेपी का आया। लेकिन आपने सांकेतिक धरने दिए, प्रदर्शन किया, इसका सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। क्या ऐसा करने वाले हैं आप जिसका सरकार की सेहत पर असर हो? पूरा लखनऊ में जगह जगह लोगों ने बंद किया है, पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ है, जगह जगह पुतले जले हैं। हम अहिंसा का रास्ता लेते हैं, हम हिंसा नहीं कर सकते। मैं जो कहना चाहता हूं कि गरीब जनता की, महिलाओं की भूखमरी नहीं देख रहे हैं आज कृषि मंत्री। आज वो क्रिकेट देखकर वहां चीयर गर्ल्स और बाल गर्ल्स के कैसे डांस करेंगी, रसा से आएंगी कि ऑस्ट्रेलिया से आएंगी, ये कुकृत्य किया जा रहा है। जनता के साथ में कांग्रेस और उनके समृद्ध जो उनके सहयोगी हैं मिलके भ्रष्टाचार इतना बड़ा किया। ये भ्रष्टाचार के कारण महंगाई की दर और बढ़ी है। मात्र संप्रग जो सरकार है यूपीए सरकार, 1.5 साल के अंतराल में 25 से 20 से 25 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम केवल ऐसे नहीं बढ़ते, उसके खाद्य पदार्थ बढ़ते हैं, फल बढ़ी, सब्जी बढ़ी, हमारा दूध बढ़ा। यानी आज क्या है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, लेकिन आज घर चलाना उससे ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले बजट बनता था और साल में बजट के ये होता था कि एक निश्चित समय में मार्च अप्रैल आएगा, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। लेकिन कहां का अर्थशास्त्र है ये कि भारतवर्ष में बजट निकलता है मार्च और अप्रैल में, लेकिन पूरे साल हर महीने 2 महीने में दाम बढ़ते जाते हैं। हर महीने 2 महीने बाद महंगाई बढ़ जाती है और दामों का रिवीजन होता है। और अब तो आरबीआई ने भी ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो साल में 8 बार अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिव्यू करता है। अपने आप में सोचने की बात है।
और अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। नेगी साहब, कितना अर्थव्यवस्था पर आप इसे सही कदम कह सकते हैं कि अब तो महंगाई को काबू करने के लिए किया, आप 8 बार साल में क्रेडिट पॉलिसी को रिव्यू करते हैं और ऊपर से पेट्रोल और ईंधन जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसके जो दाम है वो हर 15 दिन में बढ़ा देते हैं, बढ़ाते भी इतने कि जनता सह नहीं पाती। कैसे महंगाई काबू में आएगी? जी देखिए, इसमें ये कहना चाहूँगा कि आरबीआई ने जो भी कदम उठाए हैं वो अपनी तरफ से सही कदम उठाए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कमी रही है जो कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से बढ़ते हैं, और हर सरकार का ये पहला धर्म है कि वो पहले उस डिमांड सप्लाई को मैनेज करे ताकि प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखा जा सके। तो दूसरी बात ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, आरबीआई है या फिर सेबी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उन्होंने मजबूरी में कदम उठाए हैं जो भी कदम उठाए हैं। पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो वही है, वो मजबूरी की स्थिति पैदा क्यों हुई, और वो मजबूरी की स्थिति पैदा हुई तो सरकार की नीतियों में कहाँ खामी रही? देखिए, अगर पेट्रोल की हम बात करते हैं, बाकी देशों में पेट्रोल भारत के मुकाबले बहुत सस्ता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ पर टैक्सेस इतने ज़्यादा लगते हैं कि पेट्रोल का रेट जो आपको 25 रुपये पड़ता है वो आप तक पहुंचते पहुंचते 60 रुपये हो जाता है। तो वहां पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए और उन टैक्सेस को थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन वहां सरकार कह देती है नहीं, हम अब सब्सिडी नहीं देना चाहते हैं, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। भले ही हम सरकार हैं, भले ही हमारा नाम इसलिए जाना जाता है कि हमें लोकतंत्र में जनता की हिफाजत करने के लिए, लेकिन वो अपना खजाना भरना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूँगा असफर फरीदी साहब, आप जिस तरह से इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं, जनता के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। जनता के पास विकल्प इसलिए भी नहीं क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसके पास आंकड़ों के आधार पर इतना बल नहीं है कि वो कुछ सकारात्मक कदम उठा पाएँ, और जाहिर है लोकतंत्र में आप ये कह नहीं सकते कि हर दूसरे महीने चुनाव होंगे। अगर वोट दे दिया तो 5 साल तक क्या सितम से हैं? जी, ये मजबूरी बना दी गई है डेमोक्रेसी को। लोकतंत्र में इतनी बड़ी मजबूरी नहीं होनी चाहिए थी जनता की, लेकिन अब ये देखिए कि जिसको भी चुना जाता है वो दूसरे ही दिन धोखा दे देता है। खुद अभी जैसे बताया गया कि, और तो बात भी सच है कि अभी इलेक्शन का रिजल्ट ठीक से आया भी नहीं, गवर्नमेंट बनी भी नहीं, वेस्ट बंगाल में अभी बनना बाकी है, तमिलनाडु में तो गवर्नमेंट बन गई है, केरल में बनना बाकी है। उसके बावजूद जैसे ही रिजल्ट आया, उसी जनता को, जिस जनता ने आपको खुले दिल से सपोर्ट किया कि आप आ जाओ सत्ता में, उसी जनता पे 5 रुपये का एक्स्ट्रा पर लीटर अभी पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। प्लस उसको तब तक के सोने की इजाज़त नहीं है जब तक कि वो डीजल के दाम और रसोई गैस के दाम बढ़ने जाए। यानी अभी तक जो है वो बिल्कुल मजबूरी की हालत में है, यानी उसको नींद, बहुत सारे लोगों को नींद भी नहीं आ रही है कि अब क्या होगा जी। जिस दिन होगा उस दिन तो खैर मौत आएगी, मर जाएगा आदमी, लेकिन ये कि मौत से पहले ही उसको मारने की जो लगातार कोशिश की जा रही है, जैसा इन्होंने बताया कि 25 रुपये, तकरीबन 29 रुपये आता है पर लीटर पेट्रोल की कीमत जो होती है, लेकिन उस पर जो टैक्स यानी 34 रुपीज़ का जो लगाया जाता है, डिफरेंट टैक्सेस हैं उसमें, एजुकेशन टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्सेस होते हैं और वो जो असल अमाउंट है उसको डबल कर देते हैं। वो आप क्यों नहीं बर्दाश्त करते, वो हर एक जनता क्यों बर्दाश्त करे? बिल्कुल, ये गहन सवाल है। और यहाँ से ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर ये बैरल और डॉलर के खेल को समझना कितना ज़रूरी इस जनता के लिए है कि उसकी जेब से कितना पैसा निकलता है, और जब वो अपनी गाड़ी में या अपने बाइक में पेट्रोल डलवाता है तो उसका आधा हिस्सा कहाँ चला जाता है उसकी समझ में नहीं आता। ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी विवेक नेगी साहब ने बताया कि आधा पैसा उसमें से सरकार अपने खाते में डालती है, तो क्या उसको हम मैनेज कर सकते हैं अगर वो आधा पैसा सब्सिडी के तौर पर दे दिया जाए? तो यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर हमेशा हमारी सरकारें एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह मुनाफा बनाने की कोशिश क्यों करती हैं? क्या सरकार एमएनसी है? और वो सरकारें केवल तब होती हैं जब कुछ महीनों के लिए उन्हें सियासी खेल खेलना पड़ता है चुनावों से पहले। ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको समझाएंगे कि आखिर ये डॉलर और बैरल का खेल क्या है।